हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि साथियों आपको पता है कि कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले हम वीडियो लेकर आते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एसएससी जीडी जो 39,481 भर्ती है, उसके लिए जीके जीएस, मैथ, हिंदी और रीजनिंग पूरे सभी सब्जेक्टों को इसमें कवर करेंगे। और ये मॉक टेस्ट नंबर 1 होने वाला है। पूरे पेपर का हल आसान भाषा में करने वाले हैं। अगर जिन्होंने ये परीक्षा से पहले ये वीडियो देख ली है तो ये समझ लेना उनका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए साथियों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है यूएनओ द्वारा वर्णित एसडीजीज, ठीक है, संधारणीय विकास लक्ष्य की सही संख्या चुननी है हमें। तो देखो, अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि भाई जी इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है धारणीय विकास, सतत या विकास। ये प्रथम बार शब्द कब दिया गया था? तो भैया जी ये दिया गया था 1987 में। कब दिया गया था ये शब्द? 1987 में सबसे पहले ये शब्द दिया गया था। ठीक है, अच्छा, प्रथम सम्मेलन कब हुआ था इसका? तो प्रथम सम्मेलन के बारे में बात करें तो 1992 में प्रथम सम्मेलन हुआ था, जिसमें रियो पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। आपको पता होना चाहिए। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अब यूएनओ के बारे में बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और यूएनओ के बारे में नोट कर लेना, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय सदस्य कितने थे? तो वे जी 50 देश सदस्य थे। 50 देश थे उस समय पर। भारत कब बना था? तो 1945 में भारत इसका सदस्य बना था। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं यूएनओ में? तो 193 हैं। और 193 में दक्षिण सूडान हो जाएगा। 193वां देश कौन सा हो जाएगा? दक्षिण सूडान हो जाएगा। जितना मैं डाटा आपको बताता हुआ चल रहा हूँ उनको आप नोट करते हुए जरूर जाना। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि आरटीआई कानून पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? आरटीआई कानून पारित करने वाला पहला राज्य, देखो अगर आपसे देश के बारे में पूछा जाए तो देश तो हो जाएगा आपका स्वीडन। कौन सा? स्वीडन। तो देश पूछा जाए तो स्वीडन आपको आंसर लगाना है। लेकिन राज्य पूछे तो राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। राज्य कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रथम राज्य तमिलनाडु था जिसने 1997 में, कब? 1997 में ये आपका पहला भारतीय राज्य था जो आरटीआई कानून पारित करने वाला था, 1997 में। अच्छा, दूसरा राज्य कौन सा था? कि सर दूसरा राज्य हो जाएगा गोवा। इसके बाद में दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा। अब गोवा ने कब किया था? तो भैया गोवा ने भी 1997 में ही, जुलाई 1997 में किया था। आरटीआई एक्ट पास कब हुआ था? आपसे ये पूछ जाए आरटीआई एक्ट ये पास कब हुआ था? तो ये पास हुआ था 5 जून को। कब हुआ था भैया जी? 5 जून 2005 को हुआ था। 5 जून 2005 को ये पारित हुआ था। और लागू के बारे में बात करूं कि लागू कब हुआ था? हाँ जी, लागू, कि भैया लागू हुआ था 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था। तो ठीक है, पूरा डाटा आपको क्लियर रहेगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अभी जो लक्षद्वीप है आपको पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप क्या है। कि सर लक्षद्वीप हमारा यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। आपको पता होना चाहिए ये भी कि 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 हमारे राज्य हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरब सागर में। कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। अच्छा, ये समुद्र पुत्र भी कहा जाता है। लक्षद्वीप को क्या कहते हैं? समुद्र पुत्र भी कहते हैं। और लक्षद्वीप 36 द्वीप हैं इसमें। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप पर, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में 96% आबादी मुस्लिम है इसकी। और राजधानी कवारती हो जाएगी, जिसे मूंगा और प्रवाल भित्ति से बने हुआ है लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये डाटा आपको कवर करना है। सबसे बड़ा महासागर के बारे में पूछा जाए तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार का सर्वोच्च रैंक वाला सिविल सेवा अधिकारी है? सर्वोच्च रैंक वाला, तो सर्वोच्च रैंक वाले सिविल सेवा अधिकारी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो कैबिनेट मिशन हो जाएगा, कैबिनेट सचिव हो जाएगा। कौन है? कैबिनेट सचिव है। ठीक है। अच्छा, महान्यायवादी कौन से आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 76 में दिया गया है। किसमें? 76 में। क्योंकि 75 में क्या दिया गया है? 75 में दिया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है। अच्छा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसमें दिया गया है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात करें तो 148 में दिया गया है, 148 में दिया गया है। ठीक है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में होती है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सुमन बेरी। और सीईओ के बारे में बात करें तो बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। ठीक है। तो ये पूरा डाटा आपको कवर होना चाहिए। एक एक पॉइंट को मैं क्लियर कर कर चल रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आता रहे। इसी तरह आपके लिए रोजाना मॉक टेस्ट मिलता रहेगा, रोजाना क्लास आपको अटेम्प्ट करनी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन जिसे सार्क कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ पर है? देखो, इसके मुख्यालय के बारे में बात करें तो काठमांडू, नेपाल। ठीक है, क्योंकि नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू हो जाएगी। अच्छा, सार्क की स्थापना के बारे में बात की जाए कि सार्क की स्थापना तो 1985 में हुई थी। 1985 में कहाँ पर? बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, ढाका में। अब सार्क में कितने देश शामिल हैं? कि सर 8 देश शामिल हैं। कितने? 8 देश। अब 8 देश नोट कर लेना। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान। एक बार दोबारा से बोलिए। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, मालदीव, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। तो 8 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दिख रहा है क्या? कि बिल्कुल दिख रहा है, प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो बताइएगा भैया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुगल शैली की लघु चित्रकारी स्वदेशी थीमों और शैलियों के साथ मिश्रण है। अब किसके साथ में किसका मिश्रण है? तो वो हो जाएगा आपका पार्सियन, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो? फारसी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई? इसको फारसी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अच्छा, चित्रकारी स्वदेशी की नींव किसने रखी थी? तो वो नींव रखी थी हुमायूं ने। किसने? चित्रकारी स्वदेशी की नींव किसने रखी थी? हुमायूं ने रखी थी। और जहांगीर काल का चरमोत्कर्षण और आपका स्वर्ण काल कहा जाता है। प्राचीनतम चित्र शैली भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, और विश्व में सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग वो इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइएगा सभी भाई बहन। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों कि विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 7 जून को मनाते हैं। कब? 7 जून को। देखो, 22 मई को क्या मनाया जाता है? कि सर 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है, एक एक मतलब ऑब्जेक्ट को क्लियर करके चल रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह आपको रोजाना वीडियो मिलती रहेगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? किसका? भारतीय गंगा बेसिन का नदी का हिस्सा नहीं है। तो वो हो जाएगी आपकी क्षिप्रा, क्योंकि क्षिप्रा नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? उज्जैन बसा हुआ है। कौन है भैया? उज्जैन बसा हुआ है। और उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुंभ का मेला 4 जगह पर लगता है। कुंभ का मेला 4 जगह पर लगता है। पहला हो जाएगा हरिद्वार, दूसरा हो जाएगा प्रयागराज, ठीक है, तीसरा हो जाएगा उज्जैन, और भैया चौथा हो जाएगा नासिक। तो ये मेले की शुरुआत किसने की थी?
तो हर्षवर्धन ने, वर्धन वंश के राजा ने, हर्षवर्धन ने इनकी शुरुआत की थी। ये 12 वर्ष बाद लगते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बात करता हूँ भैया जी जोंक नदी, जो महानदी की सहायक नदी है। किसकी? महानदी की सहायक नदी है ये जोंक नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर जितने भी भाई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, चलो भैया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? देखो, तो ये नदी पर ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत में गरीबी पर रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी कमेटी बनी थी? अब कौन सी कमेटी बनी थी? तो वो बनी थी आपकी रंगराजन कमेटी, ऑप्शन नंबर डी। अब ये कब बनी थी? तो भैया ये बनी थी 2012 में। कब बनी भैया? 2012 में बनी है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? दीजिएगा साथियों इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है दिल्ली सल्तनत के किस शासक को अकबर कहा जाता है? देखो, आपको पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने राज्य किया था? तो 5 वंशों ने राज्य किया था। अब कौन से थे? पहला था आपका गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरे के बारे में बात करें तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, और पांचवा लोधी वंश। तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका चला था? कि तुगलक वंश का चला था। अच्छा, गुलाम वंश के बारे में बात करें तो गुलाम वंश कब आया था? गुलाम वंश कि सर गुलाम वंश चला था हमारा कब? 1206 से लेकर और 1290 तक चला था गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश के नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, जिसे मोहम्मद गौरी का दास था। गुलाम वंश को ममलूक वंश और दास वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रहना चाहिए आपके। इसका आंसर क्या होगा? कि भैया जी ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक को आपको पता होना चाहिए कि एमबीटी की याद में, किसमें? एमबीटी की याद में। अब एमबीटी कौन है सर? यही नहीं पता है हमको। तो एमबीटी है मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी याद में इन्होंने जौनपुर बसाया था। और एमबीटी धनवानों का राजकुमार कहा जाता है। एमबीटी क्या कहा जाता है? धनवानों का राजकुमार कहा जाता है। अगर मैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करूं तो सिकंदर द्वितीय तथा सिकंदर ए शाही कहा जाता है इसको। ठीक है, ऑप्शन की बात करें तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका ओलंपिक एथलेटिक स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन थे? तो पहले भारतीय एथलीट के बारे में पूछा गया है। तो मिल्खा सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मिल्खा सिंह हो जाएंगे, जिन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। अब इन्होंने रोम में, कब? रोम में 1960 में। ठीक है, 1960 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें किया था। अच्छा, प्रथम महिला के बारे में बात की जाए कि ये तो पुरुष हो गया। प्रथम महिला के बारे में पूछ ले जाए कि प्रथम महिला बता दो हमें कि प्रथम महिला कौन है, तो आपका फिर आंसर क्या आना चाहिए? कि सर प्रथम महिला हो जाएंगी हमारी पीटी ऊषा। पीटी ऊषा हो जाएंगी। और पीटी ऊषा को क्या कहा जाता है भैया? ये कौन है? तो आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। पेरिस 2024 में, 2024 में पेरिस में हुए, और 2028 में जो ओलंपिक होने वाले हैं तो लॉस एंजल्स में होने वाले हैं। ऑप्शन की बात करें तो सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? अब देखो, लिपुलेख दर्रा के बारे में पूछा गया है तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर उत्तराखंड इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में कौन कौन सा है? माना दर्रा है, नोट करना साथियों, माना दर्रा हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा है, नीति दर्रे के बारे में बात करें, नीति दर्रा भी यहीं पर है, कुमायूं हिमालय आपका यहीं पर है। ठीक है, तो इसलिए प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है साथियों? अगला क्वेश्चन है उपवेद बताइएगा। क्या पूछा गया है? उपवेद कितने होते हैं? उपवेद, अब आपको पता होना चाहिए कि सर उपवेद के बारे में बात करूं तो उपवेद 4 हैं। और वेद कितने? वेद भी 4 हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूँ ऋग्वेद का तो आयुर्वेद होगा, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद होगा, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद होगा, और अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद होगा। लेकिन सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, चलो जी।
अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ आंसर दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। उत्तरी भारत में शीतकाल में बरसात होने का प्रमुख कारण क्या है? शीतकाल होने का प्रमुख कारण क्या है? तो वो हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन की बात करें तो बी। देखो कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ पड़ती है और मैदानी क्षेत्रों में बूंद पड़ती हैं, ये ध्यान में आपको रखना है। अगर ये चीज़ बात आपको ध्यान में रख गई ना तो सारा डाटा आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहाड़ी इलाका होगा वहाँ पर बर्फ पड़ेगी, मैदानी इलाका होगा वहाँ पर बूंद पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा विचार रूस से लिया गया है? अब कौन सा विचार रूस से लिया गया है कि मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? सर हमने तो ऑप्शन की बात करें तो सी हो जाएगा, क्योंकि संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली है? संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली है हमने। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, DPSP बोलते हैं। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि तवा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? तो ये नर्मदा की सहायक नदी है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है साथियों हमसे कि सूरज कुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो वो कौन से राज्य में है? कि सर वो हरियाणा में है। ऑप्शन की बात करें तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला वो फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। देखो साथियों, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्राणहिता नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये किस नदी की सहायक नदी है? तो वो हो जाएगी गोदावरी की। आपको पता होना चाहिए गोदावरी का उद्गम कहाँ से कहता है। तो त्रिवेंगपुर, आपकी त्रिवेंग की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से, जो नासिक से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई के बारे में बात करूँ तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। इसको वृद्धगंगा, बूढ़ी गंगा और भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी तो यही गोदावरी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दक्षिण गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। सबसे बादी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बादी सहायक नदी तो इंद्रावती हो जाएगी। गोदावरी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? पेनगंगा हो जाएगी, ठीक है भैया। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है भाई आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। आज हम आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आए, सिर्फ और सिर्फ GS के लेकर आए, लेकिन कल से आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाइयों साथियों जितने भी जुड़े हुए हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसे ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे ना तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों कल बहुत और बेहतरीन शानदार मॉक टेस्ट के साथ मिलने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।